हेलो दोस्तों, जीएस पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं नवनीत। आज हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो एक वीडियो बनाया था पॉलिटी का। जी देखिए, घटना चक्र की भारतीय राज्य व्यवस्था का इसका एक वीडियो हमने बनाया था, जो कि आप लोगों ने देखा है उसको। जिस किसी ने नहीं देखा, अगर उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसका दूसरा वीडियो। देखिए, मैंने पहले वीडियो में क्या बताया था आपको, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ, देखिए, पहले वीडियो में मैंने ईस्ट इंडिया का जो शासन था उसके बारे में बताया था। आज हम ब्रिटिश ताज के शासन के अंतर्गत जो अधिनियम पारित हुए थे, ब्रिटिश ताज मतलब कि रानी के अंतर्गत, महारानी एलिजाबेथ के अंतर्गत जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत जो भी कानून बने थे, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस किसी ने नहीं देखा है, प्लीज़ हमारे चैनल में जाएँ, उसको देखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले मैंने जो बताया था आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया था, इसके बाद ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम होते कौन कौन से होते हैं, देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक अधिनियम पारित करते हैं, जिसमें भारत का शासन अब किसके पास पहुंच जाता है, ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया जाता है। ठीक है, और गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय बना दिया जाता है। याद रखना दोस्तों, इससे पहले भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब उसी गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। याद रखना, सीधे ब्रिटिश ताज को, जब भी मैं ब्रिटिश ताज बोलूं तब आप याद रखना, ब्रिटिश हुकूमत की बात की जाती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात की जाती है, महारानी की बात की है। ताज मतलब क्राउन, क्राउन बोले तो जैसे महारानी जो क्राउन पहनती थी, उनका शासन। जब भी मैं ब्रिटिश ताज बोलूँ, आप सीधा एक दिमाग लगाइए, ब्रिटिश महारानी की बात हो रही है। ठीक है, ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया था। ठीक है, दोबारा से पढ़ देते हैं इसको, दोबारा से हम। क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म होता, उसके बाद ब्रिटिश संसद एक अधिनियम पारित करती है, जिसको बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1858, जिसके तहत ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया जाता है। भारत का जो शासन था ब्रिटिश ताज के अधीन आ जाता है, और गवर्नर जनरल को क्या बना दिया जाता है, भारत का वायसराय। दोस्तों याद रखिएगा, भारत का वायसराय कौन बन गया, गवर्नर जनरल। ठीक है, अब क्या होता है, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था, कौन, वो वायसराय। वायसराय कौन था, ब्रिटिश ताज का या क्राउन का, उनका प्रतिनिधि था लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय बनते, याद रखिए, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बनते। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों। आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया जाता है। याद रखना, एक पद बनाया जाता है, एक पोस्ट बनाई जाती है, जिसका नाम है राज्य सचिव, जिसमें भारतीय प्रशासन को संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति दी गई नीति थी। मतलब कि पूरे संपूर्ण भारतीय प्रशासन पर, मतलब जो भी नियंत्रण था उसी राज्य सचिव के अंतर्गत थी। ठीक है, उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया जाता है। और भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, अब देखिए दूसरा अधिनियम आ गया, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत हुई। याद रखिए, कुछ भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत 1861 में होती है। दूसरा, इस अधिनियम द्वारा मद्रास और बम्बई, याद रखिए, मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, जब अगर पहले क्या था, एक सेंट्रलाइज पावर थी, अब क्या किया, मद्रास और बम्बई को अलग अलग अपने अपने कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। ठीक है, इस प्रोसेस को विकेंद्रीकरण बोलते हैं। मतलब कि सत्ता एक के हाथ में नहीं है, केंद्रीयकरण से हटके विकेंद्रीकरण कर दिया गया। इसमें वायसराय को आपातकाल के दौरान, याद रखना, आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के अधिकृत किया गया। याद रखना, अब क्या होगा, जैसे इमरजेंसी कंडीशन है कोई, तो वायसराय जो होगा वो अध्यादेश जारी कर सकता है 1861 अधिनियम के तहत, जो 6 माह तक प्रभावी रह सकता है। भारत, यानी कि याद रखिए, अध्यादेश जो जारी करेगा वायसराय, वो 6 महीने तक कानून बना रहेगा। उसके बाद क्या होगा, 6 महीने तक बना। उसके बाद आता है 1892, याद रखना, भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, और केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन के पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया, बजट पर बहस करने का अधिकार किस में आया, 1892 में। दूसरा, बजट पर बहस करने का अधिकार, उसके बाद 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। याद नहीं कि क्वेश्चन पूछ सकते थे, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का और मतदान का अधिकार नहीं था। मतलब पूरा क्वेश्चन क्या होता है, जैसे मान ली बजट पे आपने क्वेश्चन किया कि ये कैसे होता है, तो वो बताएंगे, फिर आप पे दोबारा क्वेश्चन नहीं कर सकते, एक बार, बस एक बार। ठीक है, टॉपिक पे बार बार क्वेश्चन करना पूरक क्वेश्चन हो जाते हैं उसी से जुड़े हुए।
तो प्रश्न पूछने का अधिकार भी था, लेकिन 6 दिन का नोटिस देना होता था, और पूरक प्रश्न पूछने का और मतदान का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार आया हुआ है कि निर्वाचन पद्धति का आरंभ किस अधिनियम द्वारा होता है, तब आप बताएंगे 1892 अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। नेक्स्ट है इस अधिनियम की महत्व, फिर उसके बाद कौन सा आता है, भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आता है, एक सेकंड, हाँ, इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। यानी कि याद रखिए, इस अधिनियम द्वारा निर्माण, कानून बनाने में और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व भारत को मिल जाता है, भारतीयों को मिल जाता है। इसके बाद क्या होता है, ठीक है, और इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। याद रखना, पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। इसमें पहले सदस्य कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। याद रखना, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या SP सिन्हा कहा जाता है। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ा दिया। याद रखना, इस अधिनियम ने क्या किया, केंद्रीय और प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ा दिया। याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट है, परिषद के सदस्यों को बजट और लोकहित के विषयों में विवेचना करने का अधिकार, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न का भी अधिकार दिया गया। याद रखना, इसमें अब पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, जो कि 1892 में क्वेश्चन पूछने का अधिकार था, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। लेकिन 1909 में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, और पृथक तथा प्रश्न तथा एक चीज़ और, एक क्वेश्चन और है इसमें, ठीक है, प्रस्ताव लाने का और प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, और साथ में इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रावधान किया गया। याद रखना, इस अधिनियम की ये विशेषता थी, या ये कह लीजिए यहाँ से हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करने की जो नींव डाली गई अंग्रेजों द्वारा, वो इसी अधिनियम द्वारा डाली गई। कैसे, पृथक निर्वाचन के आधार पर। पृथक निर्वाचन मतलब मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी अंग्रेजों ने, ठीक है, उसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कहा गया। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चॉम्स्फोर्ड 200, याद रखिए, ये वाला कौन सा था, मार्ले मिंटो कब आता है, 1909 में। ये आता है मॉन्टेग्यू चॉम्स्फोर्ड कब आता है, 1919 में। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चॉम्स्फोर्ड सुधार से नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाएगी। याद रखना, पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाएगी। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिख, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों को के लिए भी लागू किया गया। जिस तरह देखिए, दो चीज़ें समझिए यहाँ पे, जैसे कि 1909 में मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लाएगी। अब क्या किया 1919 में, क्या करते हैं 1919 में ये सिखों के लिए भी लाते हैं, ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए और यूरोपियों के लिए भी लाते हैं, मतलब कि और ज़्यादा बीज बो दिए उसके सांप्रदायिक चुनाव के, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय, याद रखना पहली बार, एक सेकंड, हाँ, इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। द्विसदनीय मतलब 2 सदन होते थे। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया। याद रखना, सभी विषयों को केंद्र में अलग और राज्यों में अलग अलग कर दिए गए। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। याद रखना, 2 सदन, जैसे आज तक लोकसभा राज्यसभा होती है, ऐसी 2 सदन थे जो समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन, याद रखिए, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन आया, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली कब से लागू की गई, तब आप बताएंगे 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा, ठीक है। और प्रांतीय विषयों को 2 भागों में आरक्षित और हस्तांतरित बांट दिया गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन, याद रखिए, पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। दोस्तों इस चीज़ को भी समझिएगा। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करेगा। मतलब कि ये देखिए, एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा है, जैसे कि मान लीजिए ये आया था कब, 1919 में अधिनियम आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसके बाद इसी में ये कहा जाता है 10 वर्ष बाद एक आयोग बनाया जाएगा जो कि इसकी समीक्षा करेगा, किसकी, इस अधिनियम की, ठीक है। दोस्तों समझिएगा, वही साइमन बनेगा जाके, साइमन कमीशन, ठीक है। तो क्या होता है आगे देखिए इसमें, एक सेकंड, तो यहाँ पे क्या होता है 10 वर्ष के बाद एक सेकंड,
10 वर्ष के बाद ये अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की व्यवस्था की गई। याद रखना, पहली बार संघात्मक सरकार कब आती है? 1935 में। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। याद रखना, देखिए 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन आता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 1935 में अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाता है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी जाती है। याद रखना, भारत में मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना होती है। याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 अधिनियम के द्वारा की जाती है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं, श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। याद रखना, इसमें देखिए फिर से ये सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली लाते हैं और दलित जातियों, महिलाओं, श्रमिकों को इसमें सम्मिलित करते हैं। इस अधिनियम द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। याद रखना, संघीय न्यायालय की स्थापना कब की जाती है? 1935 अधिनियम के द्वारा 1937 में की जाती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इस के तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से 15 अगस्त 1947 को, याद रखना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से 15 अगस्त 1947 को भारत को एक संप्रभु और भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। याद रखना, वायसराय का पद समाप्त कर 2 डोमिनियन राज्य में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया गया। याद रखना, यहाँ से अंग्रेजों का शासन खत्म हो जाता है और ब्रिटिश या वायसराय पद खत्म हो जाता है, भारत का सम्राट पद खत्म हो जाते हैं और 2 डोमिनियन राज्य बनाए जाते हैं जो गवर्नर जनरल के पद होंगे जिसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा थ्योरेटिकल पार्ट हो जाता है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं फिर बता दे रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ बार बार कि ये क्वेश्चन बार बार आते हैं पीसीएस में। देखिए पहला, निम्नलिखित में से, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, जितना पढ़ा है सारे क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस, याद रखिए बजट पर बहस, मैंने अभी बताया था 1892 में किया गया था बजट पर बहस का अधिकार। देखिए आगे चलते हैं, पढ़ देते हैं, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे अच्छे से याद होगा। 1892 भारत परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की तथा इसमें बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। ठीक है, और मतदान का अधिकार नहीं था इस समय, ना पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था। और इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्य प्रश्न पूछने की अनुमति थी, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में किसमें की गई? याद रखिए पार्लियामेंटों में। मैंने बताया था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था पार्लियामेंटों सुधार में की गई थी, जो कि एक तरह का सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया अंग्रेजों ने। यहाँ से हिंदू मुस्लिम के बीच दरार डाली गई थी अंग्रेजों के द्वारा, इस अधिनियम द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, इसी में देखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए कैसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में पार्लियामेंटो सुधार कहते द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। आगे देखते हैं, 1 सेकंड। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय, याद रखना अभी पढ़ा था मैंने, संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? याद रखना 1935। संघीय न्यायालय की स्थापना इनमें से किसी से नहीं, 1861 में नहीं, ठीक है, इसमें से किसी से भी नहीं की गई, डी में 1935 में की गई, जो कि ऑप्शन में नहीं है। देखिए भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई। इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस गुएवर। याद रखना उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम नहीं है, इसलिए विकल्प डी सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से संघीय न्यायालय की स्थापना फिर से वही 1935 में की गई थी, लेकिन 1935 अधिनियम, दोस्तों याद रखना यहाँ कन्फ्यूजन की 2 चीज़ें हैं। देखिए इसमें 1935 है, 1937 है। देखिए अधिनियम था 1935 का, अधिनियम 1935 था, लेकिन स्थापित किया गया 1937 में। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए किस अधिनियम के तहत की गई, तब आप बताएंगे 1935 अधिनियम के तहत। जब आपसे पूछा जाए कब की गई, तो आप बताएंगे 1937 में। तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका आंसर 1937 है। नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में, याद रखिए केंद्र में 1935 में, केंद्र में द्वैध शासन 1935 अधिनियम में लागू किया गया था। 1 सेकंड, 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था और प्रांतों में द्वैध शासन खत्म किया गया था, ये भी मैंने पढ़ाया था। ठीक है,
भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्वैत शासन एक नई अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। मैंने बताया था अभी। प्रांतों में द्वैत शासन का उपबंध कब होता है? 1919 में, याद रखिए दोस्तों। और केंद्र में द्वैत शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, एक आरक्षित और हस्तांतरित विषय। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, कितनी बार रिपीट होते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की गई? केंद्र में, देखिए कभी केंद्र की बात है तो 1935 में, जब भी प्रांतों की बात है तो 1919 में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन वही आते हैं, बस थोड़े से अटपटे। प्रांतों को 1919 के भारत शासन अधिनियम 1919 भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थी? देखिए, प्रांतों में कार्यकारिणी, सरकार में द्वैत शासन, बिल्कुल सही बात है, 1919 में ही लागू की थी प्रांतों में। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल 1909 में लागू की गई थी, याद रखना, ये गलत है, दूसरा वाला गलत है। तीसरा, केंद्र में प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया, ये बिल्कुल सही है। देखिए, केंद्र में प्रांतों में, केंद्र और प्रांतों में विधायी शक्ति मतलब कानून बनाने की शक्ति दे दी गई थी, यानी कि दूसरा गलत है, पहला तीसरा सही है। हाँ, और इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। देखिए कितना बड़ा दे रखा है इसका एक्सप्लेनेशन, कोई नहीं। हाँ देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य था भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना। इस अधिनियम को भारतीय सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था, याद रखना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है इस 1919 अधिनियम को। और इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में प्रिंस द्वैत शासन लागू किया गया था, याद रखना। इसके तहत प्रत्येक राज्य के प्रशासनिक विषयों को दो विषय में बांटा गया, एक आरक्षित और हस्तांतरित, याद रखना। जो भी विषय थे उन्हें दो में डिवाइड किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। ठीक है, और वो आरक्षित विषय गवर्नर जनरल एवं उसकी कार्यकारी परिषद के लिए रखे गए, जबकि आरक्षित कौन से होते? जो रिजर्व है, मतलब जो फिक्स हैं, फिक्स विषय जो थे गवर्नर जनरल के लिए। और जो हस्तांतरित थे, मतलब जो फिक्स, जो आरक्षित विषय थे वो गवर्नर जनरल के लिए, उनकी परिषद के लिए। हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व तो प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का बंटवारा और संघीय प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया है, ये भी याद रखिएगा, मतलब शक्तियों का भी बंटवारा होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अभी आपको मैंने बताया था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल 1909 में आया। ये देखिए, जहां मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था कब की गई? 1909 के अधिनियम में। 1919 के अधिनियम में व्यवस्था केवल जारी रही, बल्कि सिखों के लिए की गई, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन के लिए विस्तारित की गई थी 1919 में। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? प्रांतीय स्वायत्तता 1919 में की गई, अभी बताया था मैंने। नेक्स्ट देखते हैं। देखते हैं आगे। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरुआत प्रारंभिक रूप से 1919 अधिनियम में होती है, याद रखना, ये चीज़ पढ़ चुके हम लोग पहले भी, जिसमें 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया था। ज्ञातव्य कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना था, मतलब वही है जो मैंने बताया, वही है। ठीक है, अब किसने क्या माना वो आप वही कीजिए अगर ऑप्शन में है तो। ठीक है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनती है? याद रखना, 1919 में। विधान पालिका मतलब वही द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनी लिखा हुआ है, ये कब बनती है? 1919 में। ठीक है, जो आज भी हमारे लोकसभा राज्यसभा है, इसमें सदस्य देखते हैं इसमें कितने हैं। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन को राज्य परिषद कहते थे। ठीक है, और इसकी अवधि 5 वर्ष कहलाती थी। इस अधिनियम के तहत, अधिनियम की धारा 18 के तहत 60 सदस्यों में से 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। ठीक है, निचला सदन केंद्रीय विधानसभा कहते थे, जिसमें प्रथम बैठक से 3 वर्ष कहलाता था। और भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था। ठीक है, जिससे 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत किया जाते थे, याद रखना, जिसमें से 100 निर्वाचित 40 मनोनीत किए जाते हैं। 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 निर्वाचित तथा शेष 27 मनोनीत का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 143, पहले 102 निर्वाचित और 141 मनोनीत तथा 104 निर्वाचित, 41 मनोनीत कर दी गई। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक
बार से निर्वाचित एक बार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत किया करते थे। हालांकि इतना नहीं जाना आपको, बस इतना ही याद रखना, ठीक है। केंद्र में कौन सा सदन द्विसदनीय विधायिका द्विसदनीय, देखिए मैंने अभी बताया था ऊपर वाला 1919। नेक्स्ट है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। एक सेकंड, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसमें एक तो इसमें गलत लग रहा है मुझे। हाँ, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से आयु की सभी महिलाओं के मताधिकार की संतुष्टि, सभी महिलाएं नहीं थी दोस्तों, याद रखना, मतलब कि वोट देने का अधिकार था 21 वर्ष से आयु सभी महिलाओं को नहीं जो संपन्न थी। 1935 के अधिनियम 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधान मंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया। दूसरा सही है, ठीक है, ठीक है। तो इसको समझिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में रूप से अविहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मतदान प्रदान किया गया, परंतु एक सेकंड दोस्तों, थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, ठीक। तो इसमें क्या था, मॉन्टेग्यू सुधारों के रूप में अविहित भारत सरकार द्वारा 1919 में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था, पर सभी वर्गों की महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं। 1935 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्ग और महिलाओं श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थानों का आरक्षण भी किया गया था। याद रखना, ये चीज़ 1935 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन सारे एक ही से होते हैं, बस लैंग्वेज थोड़ी समझिए। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ निम्नलिखित कथन। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है, जो भारत में होनी थी, बिल्कुल सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। 1941 में सिविल सेवा में भारतीयों की संख्या ज़्यादा थी यूरोपियों से, ठीक है, याद रखना, दोनों ही सही है। देखिए PCS यूरोप वो RO में आया। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा परीक्षा का प्रारंभ 1854 में लंदन में, याद रखना, इसको थोड़ा जूम करते हैं, एक सेकंड, इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, फैक्ट अच्छा है ये। देखिए भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा परीक्षा ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना हुआ, ठीक है, 1835 में, याद रखना, 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई, ठीक है, तथा एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ, तथा 1855 में इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में आयोजित की जाने लगी। याद रखना, 1854 में ये आयोग बना लंदन वाला, उसके बाद 1855 में एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। भारतीयों को लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में ना होकर लंदन में होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप 1922 में ICS की परीक्षा भारत में होने लगी। याद रखना, पहले इलाहाबाद में तथा बाद में दिल्ली में होती है। 1930 के दशक के दौर अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। याद रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1941 में हमारे भारतीय जो थे ICS में, मतलब जो इस समय IAS है उस समय का ICS था, इंडियन सिविल सर्विसेज, इस समय IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो 1941 तक 1941 तक, याद रखिए दोस्तों, 1941 तक, ठीक है, हमारे भारतीयों की संख्या ज़्यादा थी उन लोगों से ICS में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय विधानसभा का, याद, एक सेकंड, केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ? निर्वाचन किससे होता है? 1926, 1935, 1937, 1945, एक ऑप्शन और होगा, एक सेकंड, सी, इसमें पूरा नहीं दे रखा है क्या? हाँ, 1926 और 1945 के तहत, मतलब केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ? याद रखना, 1926 और 45 में। इसमें देखते हैं, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है मुझे क्योंकि ये बीच में आए थे अधिनियम। प्रश्नगत वर्षों में से 1926 और 1945 में केंद्रीय विधानसभा का चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। याद रखना इस चीज़ को, कोई ज़्यादा, ये राजस्थान PCS का है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो भी सकता है, आप याद कर लीजिए। भारत शासन अधिनियम 19, एक सेकंड दोस्तों, ये क्या हो गया? हाँ, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष से आयोजित किया गया? याद रखना, 1945। अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? अंतिम निर्वाचन किया गया 1945 में, ठीक है।
इसके तहत। उसके बाद निर्वाचन नहीं हुआ उनका, फिर तो हमारा भारत का संविधान बन जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का अध्यादेश। एक सेकंड दोस्तों, ये कुछ मिस्टेक हो गई इसमें। हाँ एक सेकंड, हाँ राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किसमें की गई? राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति दी गई किसमें? 1935 के अधिनियम में। याद रखना दोस्तों, 1935 के अधिनियम में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यद्यपि ब्रिटिश भारत गवर्नर जनरल को ये शक्ति देती है 1861 में। गवर्नर जनरल को भारतीय परिषद अधिनियम में ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब दी गई थी? 1861 में। तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति आर्टिकल 123 में है। याद रखना, भारत शासन अधिनियम में 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। याद रखना, जो हमारे संविधान में हमने क्या बोला, ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं भारतीय संवैधानिक विकास, जो हमारे कहीं ना कहीं अंग्रेजों के कुछ आर्टिकल एक्ट हैं उनसे प्रेरित है। इसलिए जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसमें शुरू की गई थी 1861 में गवर्नर जनरल ने, और वही हमारे संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 में सम्मिलित की गई है। जो किसकी धारा थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 की ही धारा थी, 42 और 43 से प्रेरित थी। मतलब यहाँ से हमने उठाई है। ठीक है, देखिए संविधान में जो जो चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोगों ने ली हैं इधर, मतलब जो अच्छी चीज़ है वो हम लोगों ने सबने ली हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? संवैधानिक निरंकुशता का 1935, याद रखिए, ये भी पढ़ा था हम लोगों ने। इसका वो पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। याद रखना, सबसे बड़ा अधिनियम अगर पूछे तो यही था 1935 का अधिनियम दोस्तों। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में सबसे जटिल दस्तावेज था। इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायालय, केंद्र, याद रखना भारत संघ की स्थापना इसी से होती है। ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना इसी से होती है। एक सेकंड दोस्तों, संघीय न्यायालय की स्थापना इसी से होती है। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भी इसी से किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना से था? याद रखना, भारत शासन अधिनियम 1935 ये इसमें उल्लेखित था, केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय और राज्य व संवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया। याद रखना, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ थी, संघीय सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। याद रखिए दोस्तों, प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने की प्रावधान शामिल किया गया। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों को मिलाकर होना था। परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती। 1935 भारत शासन अधिनियम भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई? गवर्नर जनरल को। याद रखिए, अवशिष्ट शक्तियाँ वो होती हैं जो कार्य किसी भी सूची में नहीं है, उसे अवशिष्ट शक्ति कहते हैं, जो कि गवर्नर जनरल करता था। ठीक है, वही हमारे यहाँ राष्ट्रपति में, या फिर ये कह दो संसद में, पार्लियामेंट में। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ हैं? संसद में। निम्नलिखित में से, एक सेकंड दोस्तों, हाँ एक सेकंड, थोड़ा सा ये, हाँ निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी। याद रखा, कौन सी नहीं थी? इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना, बिल्कुल सही है, तो हुआ था। अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतीय विधायकों को आवंटित की गई, नहीं, ये गवर्नर जनरल को दी गई, ये गलत है, बी। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत है, हाँ, इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया, केंद्र में लगाया गया था, बिल्कुल से बी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है एक संघीय व्यवस्था, केंद्र और द्वैध शासन। केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू कब होता है? 1935 में, अभी पढ़ा था इसे, 1935 में लागू होता है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसका? अखिल भारतीय महासंघ 1935 का। याद रखिए, 1935 में अखिल भारतीय महासंघ को स्थापित करने की प्रक्रिया चालू की गई। ठीक है, देखिए इसका आंसर बी है, तो सॉरी ए होगा, हाँ ए, हम बी गलत बोल गए, आंसर सही बोला मैंने, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है ए और बी गलत हो गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की? फिर से वही संघीय शासन की व्यवस्था 1935 अधिनियम में।
फिर से देखिए अगला क्वेश्चन। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी? अवशेष बोले तो अवशेष शक्तियाँ किसे दी गई? मैंने अभी बताया था, गवर्नर जनरल को। ठीक है, नेक्स्ट है अवशेष शक्तियाँ, वही अवशेष मतलब जो बच जाती हैं, किसी को नहीं गई, वो सब गवर्नर जनरल को। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? याद रख, अवयव नहीं है। देश के लिए लिखित संविधान, ऐसा कुछ नहीं था, लिखित संविधान तो बाद में आता है। विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावेदी किया जाना, याद रखना, ये तीनों सही हैं। केवल देश के लिए लिखित संविधान, ऐसा कोई उल्लेख नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर। भारत शासन अधिनियम 1935 देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था, याद रखना, सबसे पहले संविधान का उल्लेख क्रिप्स मिशन करता है। अतः अन्य विकल्पों में 1935 अधिनियम समाहित हैं, बाकी तीन जो हैं वो सही हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, याद रखना, ये पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, स्वतंत्रता इसको नहीं मिली। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए अलग से आता है, एक अलग कानून बन के आता है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य प्रबंध क्या थे? देखिए, संघात्मक सरकार की स्थापना इसी से हुई, केंद्र में द्वैध शासन समाप्त होता है, इससे केंद्र में द्वैध शासन स्थापित होता है, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन आता है, द्विसदनीय केंद्रीय विधान परिषद होता है, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र व प्रांतों में शक्तियों विभाजन और फेडरल न्यायालय की स्थापना यानी संघीय न्यायालय की स्थापना इसी से होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग होता है? याद रखना, 1935 के अधिनियम से। दोस्तों ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बर्मा जो होता है भारत से अलग होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया जाता है। दोस्तों याद रखिए, बर्मा को भारत से अलग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका एक दूसरा पॉइंट हो गया, अब आएगा संविधान कैसे स्टार्ट होता है बनना, उसके बारे में। भारतीय संविधान का जो मेन स्ट्रक्चर है, उसकी जो बॉडी है, उसके बारे में कब मीटिंग होती है, कब उसके बारे में पहली मीटिंग होती है, कब विचार किसके पास आता है सबसे पहले, किसने उस संविधान के बारे में पहले विचार लाई, फिर वो धीरे धीरे संवैधानिक प्रक्रिया क्या क्या लिया, कहाँ से लिया, तो वो चीज़ें आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो बताइए, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप शेयर कीजिए प्लीज़, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भी वीडियो चल रहे हैं, घटना चक्र हिस्ट्री भी चल रही है हमारे उसमें, आप उसको भी देखिए, घटना सार भी देखिए, सब कुछ देखिए, जितना अभी हो पा रहा है। नया चैनल है, इस वजह से आप देखिएगा, आगे मैं इम्प्रूव करूँगा और भी अच्छा लाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।